नमस्कार विद्यार्थियों। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं का भारत माता लेसन। उसका अनुवाद हम करने जा रहे हैं। कुछ विद्यार्थियों को शिकायत रहती है कि सर आप थोड़ा तेज़ बोलते हो। तो क्या होता है, बहुत बड़ा जो लेसन होता है उसमें यदि फास्ट न बनाया जाए तो उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके पार्ट बनाने पड़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो आपको एक ही पार्ट में मिल जाए, एक में ही उसका सॉल्यूशन मिल जाए। चलिए, आपकी बात का आगे से हम ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा आहिस्ता बोलने की। तो ये जो आपका लेसन है, भारत की खोज, जवाहरलाल नेहरू ने इसको लिखा है। 1889 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है मोतीलाल नेहरू था। तो ये एक रईस एवं प्रतिष्ठित खानदान से थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मेरी कहानी, आत्मकथा है, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। हिंदी में अनुवाद किया है ये। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई भाई, 23 मई 1964 को इनकी मृत्यु हुई थी, तो तब तक ये भारत के प्रधानमंत्री भी थे। मोतीलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में एरो तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़ करके आज़ादी की लड़ाई में जुट गए और आगे चल करके 1929 में वे लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष भी बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उन्होंने की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर के साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार भी किया। आज का जो ये प्रस्तुत पाठ है, हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी में भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर के वे आम लोगों से को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान है वो एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है?
जिसके कभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ की करोड़ों करोड़ लोगों की जय। कहने की ज़रूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें कुछ जो कठिन शब्द हैं वो हम समझ लेते हैं। यदि कोई विद्यार्थी मेरे चैनल पर नया है तो हिंदी एवं संस्कृत का सारा सिलेबस पढ़ने के लिए 6ठी से 10वीं तक आज ही अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिल जाए और आप अपने सिलेबस को सुचारू ढंग से चला सकें। क्योंकि आपको पता है इस कोरोना की महामारी के तहत यदि विद्यालय खुल भी गए तो सिलेबस अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा जिस विद्यार्थी ने अभी तक सिलेबस नहीं किया है। तो देखिए, सयाने होते हैं समझदार भाई, ग़िज़ा होती है खुराक, भोजन या खाद्य पदार्थ, नज़रिया होता है दृष्टिकोण, महदूद होता है सीमित, मसला होता है मुद्दा, वक्सा यानी यक्सा यानी एक समान, ढड्डे बोझ, तब्दीलियों परिवर्तनों, जुज खंड भाग, कसमकस होता है उलझन उहापो पसोपैस, हवाले संदर्भ, कुतूहल उत्सुकता, ताज्जुब आश्चर्य, अट्टे कट्टे अस्फुट या स्वस्थ मजबूत, अजीज होता है प्रिय, दरअसल होता है वास्तव में, जलसा होता है समारोह और धावा होता है भाई आक्रमण। तो आइए पढ़ते हैं भारत माता लेसन को। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से नाम निकला है। यानी भारत का नाम दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। ये बताता है लेखक इसमें, मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे यानी ज़्यादा समझदार थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की यानी भोजन की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, एक सार था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह से देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। यानी लेखक बताता है, नेहरू जी बताते हैं कि जहाँ भी मैं गया वहाँ पर किसानों की समस्याएं सुनी और उसके पश्चात मैंने अपना यही बयान दिया कि हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही है, सबके मसले एक जैसे हैं, समस्याएं एक जैसी हैं। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक किसानों के लिए एक सार थे। स्वराज्य का भी जिक्र करता था, स्वराज्य स्वतंत्रता का, जो
थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। यानी वहाँ पर मैं चर्चा करता स्वराज्य की चर्चा करता, केवल वो सीमित लोगों के लिए नहीं थी, पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए फायदेमंद वस्तु थी। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर के दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक जैसे ही सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक जैसी थी। यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस ढड्ढे ढर्रे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसमें हम एक जुज हैं, एक जैसे हैं, जिसके हम एक ही संतान हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का भी जिक्र ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों यानी अचंभित कर देने वाले बदलावों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, यह काम आसान न था। यानी भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए मैं दूसरे देशों का इतिहास जो है वो उनके सामने यानी भारतवासियों के सामने बतलाता था कि वो कैसे स्वतंत्र हुए हैं और आज वो कितने समृद्ध हैं। यह काम आसान नहीं था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था, जिसकी वजह यह भी थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते थे जिन्होंने पिछली बड़ी जंग या दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। तो पिछली बड़ी जंग से आशय लेखक का यहाँ है कि 1914 से 1918 में जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, ऐसे सैनिक थे जो दूसरे देशों में नौकरी के लिए भी गए थे, और या फिर उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध है वो लड़ा था। तो वो भी भारत देश को स्वतंत्र करवाने के लिए नए नए मुकाम है वो बताते थे। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिलते जो भारत के चारों कोनों पर तीर्थ करके आते थे। यानी भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिस पर अत्यधिक तीर्थ स्थल हैं, कोई भी कोना अछूता नहीं है। सन 30 के बाद यानी 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों, दूसरे देशों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय हो इस नारे के साथ ज़ोर से किया जाता था, और मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका मतलब क्या है, यानी वे लोग भारत माता का जयकारा क्यों लगाते हैं। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, अचंबा, कुतूहल होता, जानने की जिज्ञासा, और ताज्जुब भाई अचरज, अचंबा। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे।
मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या ज़िले की या सूबे की या फिर हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस सवाल के जवाब के चलते रहते, यहाँ तक कि वे इस तरह सवाल जवाब चलते रहते थे, यहाँ तक कि वे ऊब करके मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसमें उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ कि इन करोड़ों लोगों की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो, और जैसे ये विचार उनके मन में बैठ जाते, उनकी आँखों में चमक आ जाती, और इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो विद्यार्थियों, यहाँ नेहरू जी बताते हैं कि जब मैं लोगों को ये कहता कि भारत के वही सारे लोग या भारत की वह भूमि, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, नदियाँ जो भी हैं, वो सभी भारत माता हैं और वो सब हमारा भला करते हैं, हित करते हैं, तो उनकी जय बोलने का मतलब है हम सब की जय बोलना, यानी भारत माता हम सब हैं। तो सभी के चेहरों पर रौनक छा जाती थी और उन्हें ऐसा लगता था जैसे उन्होंने भारत की खोज कर ली हो, यानी कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो ये हमने पढ़ा लेसन। अगले वीडियो में हम इसके अभ्यास के आसपास के जितने भी पर्सन हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। भाई लाइक भी कर दिया करो, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करो भाई, कंजूसी करते हो। और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करो भाई, मेरा ही नाम यही है, आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर अगले वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।